स्टूडेंट्स, डिजिटल मैथ्स आप लोग के लिए लेके आए क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्लियर, दैट इज क्लास 8 चैप्टर 1 पार्ट 3। इससे पहले मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। दैट वाज बेस्ड ऑन, एक तो इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा था पार्ट 1, जिसके अंदर हमने बताया कि क्रॉप्स क्या है, कितने टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं और डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है। फिर पार्ट 2 के अंदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के जो 7 स्टेप्स थे उसमें से 2 स्टेप्स के बारे में डिस्कशन किया था हमने, प्लाविंग दैट इज लेवलिंग एंड टर्निंग और वो सब के बारे में, और सेकंड जो था सोइंग ऑफ सीड्स। अब नाउ पार्ट 3 में हम लोग जो है पार्ट 3 के अंदर डिस्कस करने वाले हम लोग कंटेंट्स जो रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल, किस तरह से हम लोग अलग अलग मेथड से सॉइल्स के न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश कर सकते हैं, मतलब गेन कर सकते हैं, उसमें वापस भर सकते हैं। ठीक है, देन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में से भाई जो मेथड्स हैं उसमें से थर्ड मेथड जो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, थर्ड मेथड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो ये है थर्ड मेथड दैट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फिर फोर्थ मेथड जो है इरिगेशन। ये 2 मेथड्स के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल। किस तरह से अलग अलग मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, सॉइल के अंदर भर सकते हैं। क्लियर? तो देखो तरीके अलग अलग हैं। फर्स्ट मेथड जो है फैलोइंग। फैलोइंग का मतलब क्या होता है पहले बता दूं। फैलोइंग मतलब जमीन को, कोई भी एक जमीन है, जैसे कोई भी एक जमीन है, उसको कुछ मंथ्स के लिए 3 to 4 मंथ्स के लिए उसको एज इट इज छोड़ दो। उस पर कोई कल्टीवेशन, कोई एग्रीकल्चर कुछ नहीं करना है, कोई फार्मिंग नहीं करना है, कोई क्रॉप प्रोडक्शन नहीं करना है, तो क्या होगा, वो जमीन अपने आप न्यूट्रिएंट्स गेन करने लगेगी, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी खेतीबाड़ी हुई थी, तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं, सब कुछ ग्रो होते हैं, और वो अपने आप धीमे धीमे नेचुरली उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भर जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड, बिफोर डिस्कसिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, there are following methods for replenishment of nutrients in soil. First is fallowing, leaving the land for few months, यानी कुछ मंथ के लिए छोड़ दो एज इट इज, सो दैट न्यूट्रिएंट्स आर ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश्ड इन दिस सॉइल। लिविंग द लैंड यानी कुछ टाइम के लिए जमीन को, मैंने बोला 3 to 4 मंथ्स के लिए जमीन को एज इट इज छोड़ दो, जहां पे आपको फार्मिंग करनी है, तो नेचुरली ऑटोमेटिकली अपने आप उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बढ़ते जाएंगे, धीमे धीमे टाइम, इट विल टेक टाइम बट बढ़ जाएंगे। दैट इज नोन एज फैलोइंग। सेकेंड मेथड होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, देखो 2 डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो करना। जैसे फर्स्ट टाइम पे अलग क्रॉप्स ग्रो किए जिसको न्यूट्रिएंट्स कोई अलग चाहिए, और सेकेंड टाइम पे दूसरे क्रॉप्स ग्रो करो उनको न्यूट्रिएंट्स अलग चाहिए। तो ऐसे अल्टरनेटली करने पे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स गेन भी होते रहेंगे, और सबसे ज्यादा प्रिफरेबल क्रॉप रोटेशन होता है। सो सेकेंड मेथड इज crop rotation, that is growing different crops alternately. Farmer used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. तो एक सीजन में वो लोग क्या करते हैं, लेग्यूम्स फॉडर फॉर इन वन सीजन। फॉडर मतलब जो लेग्यूम्स जो होते हैं, जैसे पी प्लांट भी है, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स उनको ग्रो करते हैं, फिर व्हीट नेक्स्ट सीजन में। दिस हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल विथ नाइट्रोजन। अब आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा, लेग्यूम्स, जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं, पी प्लांट्स वगैरह है, उनके रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया क्या करता है, वो बैक्टीरिया एनवायरमेंट में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको अंदर सॉइल के अंदर मिक्स करता है बाय फॉर्मिंग नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, मतलब नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करने की वजह से वो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, और प्लांट्स उन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को पानी के साथ यूटिलाइज कर लेते हैं। सो एक चीज याद रखना, लेग्यूम्स प्लांट के रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया नोट डाउन कर लेना, याद रहे, वैसे तो आपकी टेक्स्ट बुक में है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एनवायरमेंट की नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो प्लांट्स नाइट्रोजन को इजीली ले सके और उसको यूटिलाइज कर सके। क्लियर? फिर थर्ड मेथड होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखो आजकल वेट कोई नहीं करता, और अल्टरनेट
प्रोडक्शन। सो जल्दी जल्दी के चक्कर में टाइम, बोले टाइम कौन वेस्ट करेगा, क्योंकि हर जगह अनइवन लैंड होती है, तो जल्दी से उन मतलब लैंड्स के अंदर मैन्योर या उपजाऊ बन जाए, वो जल्दी से जल्दी प्लांट्स ग्रो कर सके, तो वो लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। तो मेथड 3, दैट इज स्टेप 3, मैं बोलूंगा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। ठीक है, मैंने बताया क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में कि जितना जल्दी हम लोग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे तो हमारा प्लांट्स जो है बहुत जल्दी ग्रो होगा। सो सेम थिंग इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप्स, एक के बाद टाइम वेस्ट नहीं करता, इन द सेम फील्ड, बिकॉज ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फील्ड और सॉइल इज नॉट रिप्लेनिश्ड। तुरंत के तुरंत फार्मिंग करते रहते हैं, ना तो फैलोइंग का यूज करते हैं ना क्रॉप रोटेशन का यूज करते हैं। क्लियर? सो उसके चक्कर में सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाते हैं, वो रिप्लेनिश नहीं हो पाते हैं, यानी वो लोग के अंदर सारे के सारे फर्टिलिटी जो है, सॉइल की फर्टिलिटी सारी की सारी डैमेज हो जाती है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, द सब्सटेंसेस which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। मतलब अब वो लोग बार बार यूज कर रहे हैं तो फर्टिलिटी ऐड नहीं हो रही, तो फर्टिलिटी ऐड करने के लिए बाहर से हम लोग क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, ताकि हमारे यहाँ पे हेल्दी ग्रोथ हो, अच्छे से ग्रोथ हो, उनको बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। और अगर हम लोग एडिंग मैन्योर ऐड कर रहे हैं, एडिंग मैन्योर टू द फील्ड इज नोन एज मैन्योरिंग। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस है, वो क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, समझना। मैन्योर, खाली एक चीज बता दूं, मैन्योर जो है एकदम अच्छे से बनाया हुआ है, कोई केमिकल्स नहीं, कुछ नहीं, बहुत फायदे कारक है। और फर्टिलाइजर्स जो होता है केमिकल से बना हुआ है, वो भी फायदा करता है बट जमीन को नुकसान भी पहुंचाता है, तो दोनों ही चीज हैं, उनके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। सो एडिंग मैन्योर टू द फील्ड इज नोन एज मैन्योरिंग। क्लियर? सो अब हम लोग देखते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस क्या है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फर्स्ट, मैन्योर इज ऑर्गेनिक, मतलब इसके अंदर कोई केमिकल्स वगैरह यूज नहीं किया हुआ है, कंप्लीटली ऑर्गेनिक है। वेयरएज फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक, ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैन्योर जो है डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से हुआ है। Fertilizers obtained from the chemicals which are rich in nutrients, nutrients rich में से वो obtained हुआ है, clear? chemicals में से specially। manure are prepared in farms, वो खेत में ही prepare किया जाता है, farms में ही prepare किए जाते हैं। fertilizers are prepared in factories, वो factories में बनाए जाते हैं, clear? manure takes time to grow प्लांट्स। मैन्योर में थोड़ा देखो ये चीज है, मैन्योर का एक डिसएडवांटेज है कि वो टाइम लेता है, धीमे उसके प्लांट्स ग्रो होते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स इट इज क्विक, फास्टर कंपेयर टू दी मैन्योर, बहुत फास्टर है, जल्दी उसमें बहुत जल्दी एक साथ में प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। मैन्योर डजंट हार्म द फर्टिलिटी ऑफ लैंड की फर्टिलिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, वेयरएज फर्टिलाइजर्स हार्म्स द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड एंड हैज टू बी टेकन केयर, उसको ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि केमिकल्स हैं। मैन्योर डजंट पॉल्यूट दी वाटर और लैंड, वो वाटर और लैंड को कोई पॉल्यूट नहीं करता। फर्टिलाइजर्स पॉल्यूट दी वाटर एंड लैंड बोथ, दोनों को नुकसान पहुंचाता है, पॉल्यूट करता है, ध्यान रखना है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। एग्जाम्पल वर्मी कंपोस्ट, काउ डंग एक्सेट्रा। और फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल है यूरिया, अमोनिया, फोस्फेट, पोटेश एक्सेट्रा। क्लियर? सो ये चीजों का ध्यान रखना है, एग्जांपल्स क्या है, किस तरह से मैन्योर। अब हम लोग, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि मैन्योर फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में कैसे ज्यादा फायदेमंद। क्लियर? हर एक चीज को समझना कैसे फायदे कारक है, क्या है। सो एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर्स। क्लियर? सो फर्स्ट जो आता है, इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैन्योर जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल बढ़ाता है, जबकि फर्टिलाइजर ऐसा कुछ ज्यादा नहीं करता क्योंकि केमिकल्स हैं, उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का कोई लेना देना नहीं है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजीली। मैन्योर सॉइल को पोरस बनाता है, फर्टिलाइजर ऐसा कुछ नहीं करता। पोरस होने की वजह, पोरस मतलब छोटे छोटे होल होना,
मतलब सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से वो गैसेस का एक्सचेंज कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक्सचेंज हो सके। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो लैंड के अंदर, जमीन के अंदर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए वो उसको इंक्रीज करता है। फर्टिलाइजर तो और उनको मार देता है, आई थिंक क्लियर। इट इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ दिस सॉइल, वो सॉइल का टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब भाई दिखावा, हम लुक की बात नहीं कर रहे, बट ये प्रॉपरली यील्डिंग कैपेसिटी जो है कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, हार्म नहीं करता, पॉल्यूट नहीं करता, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। जो फर्टिलाइजर तो वो ज्यादा नुकसान करता है, अंडरग्राउंड वाटर को भी नुकसान पहुंचता है। सो ये तो था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, किस तरह से ऐड करते हैं, कब ऐड करते हैं, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं मूविंग ऑन टू दी स्टेप 4, दैट इज इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है क्रॉप्स को पानी टाइम टू टाइम देना, दैट इज नोन एज इरिगेशन। सो वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियस ही बात है, सबको जरूरत है, बिना पानी के तो कोई जी नहीं सकता। सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब, मतलब पानी के साथ जो है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसीलिए पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। प्लांट्स आर मेड अप ऑफ 90% वाटर, 90% वाटर जो है उससे प्लांट्स बने हुए हैं, जैसे हमारी बॉडी भी है 70% वाटर से बनी हुई है, उसी तरह से प्लांट्स आर मेड अप ऑफ 90% वाटर। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज सीड्स डजंट जर्मिनेट इन ड्राई कंडीशन, मतलब सूखा हुआ अगर पानी नहीं है तो सूखे बीज कभी भी ग्रो, ड्राई कंडीशन में कभी भी वो ग्रो नहीं करेंगे, जर्मिनेट नहीं करेंगे। सो वाटर इज नेसेसरी। वाटर हेल्प्स इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन इट, वो इजी ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि पानी के अंदर सारे के सारे मिनरल्स इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो सकता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम फ्रोस्ट एंड हॉट एयर, मतलब ज्यादा ठंडी और भेज जो हवा चलती है उसके और गर्म हवा से बचाता है वाटर। सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑल्सो। तो वाटर सीड डजंट जर्मिनेट इन ड्राई कंडीशन, इसलिए नेसेसरी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नेसेसरी है और प्रोटेक्शन के लिए भी नेसेसरी है। सो दैट इज टू बी कीप्ड इन माइंड। फिर इरिगेशन, व्हाट इज इरिगेशन, तो इरिगेशन क्या है, देखो मैंने आपको बोला टाइम टू टाइम पानी देना, दैट इज फ्रीक्वेंटली गिविंग वाटर फ्रीक्वेंटली इज नोन एज इरिगेशन। सो हम लोग देखते हैं सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, मतलब पानी देना टाइम टू टाइम, रेगुलर इंटरवल पे, फिक्स टाइमिंग है, इतनी देर बाद पानी देना है, इतनी देर बाद पानी देना है, दैट इज इरिगेशन, क्लियर। इरिगेशन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स है जिसके बेस पे इरिगेशन डिपेंड करता है। फर्स्ट, टाइप ऑफ क्रॉप, कौन से टाइप का क्रॉप है, दैट इज उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, सॉइल कैसी है उसके ऊपर, क्योंकि देखो टाइप्स ऑफ क्रॉप, जिसको पानी कम चाहिए उसमें अगर आप इरिगेशन कंटिन्यूसली दोगे तो काम का नहीं। फिर सॉइल, ऐसी सॉइल है जो पानी को ज्यादा देर तक रोक सकती है, उसको बार बार पानी दोगे तो भी कोई फायदा नहीं, तो डिपेंडिंग ऑन सॉइल। फिर सीजन, कौन सा मौसम है, बारिश का मौसम चल रहा है, फुल बारिश गिर रही है और पानी आप भी देते जा रहे हो, सो वो वेस्ट है, वेस्ट ऑफ वाटर। सो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन कौन से सीजन क्या है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज हायर, ऑब्वियस सी बात है, गर्मी के मौसम में पानी ज्यादा देना पड़ता है ड्यू टू हायर इवोपोरेशन रेट, पानी जितना ज्यादा पानी गर्मी होगी उतना ज्यादा पानी देना पड़ेगा, दैट इज गुड, ये सही चीज है। देन सोर्सेस ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूब वेल्स, पोन्ड्स, लेक्स, रिवर, कैनाल एंड डैम्स। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन मतलब कहाँ कहाँ से हमको पानी मिल सकता है, वो भी प्योर पानी, तो जो वेल्स हैं, ट्यूब वेल्स हैं, पोन्ड्स, लेक्स, रिवर, कैनाल एंड डैम्स, इन सब जगह से हमको पानी मिल सकता है, क्लियर। नाउ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है, मतलब पुराने जमाने में इरिगेशन कैसे होता था। इन दिस मेथड कैटल्स और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड, सो इट इज चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स है जिनके अंदर ह्यूमन लेबर यूज किए जाते थे या फिर एनिमल्स यूज किए जाते थे, तो ये चीपर तो थे, सस्ते थे, बट लेस एफिशिएंट, उनका फायदा इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्लियर। सो ट्रेडिशनल मेथड्स देख लेते हैं। मोट, इसको मोट बोलते हैं, देन चेन पंप, ढेकली एंड राहत। देखो मोट पंप पुली सिस्टम होता था, यहां से कुएं में से पानी खींच के वो लोग एक रास्ता बनाते ताकि सब जगह पहुंच सके पानी, क्लियर। फिर चेन पंप,
पूरा पंप के थ्रू, डीजल पंप या कोई भी फ्यूल पंप जो होते थे वो यूज करते थे, कंटिन्यूसली वो घूमते रहते थे और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। देन डेकली एक पत्थर इस तरह से बांध दिया जाता था ताकि पहले अंदर डुबा के फिर बार बार पत्थर को गिरा रेगुलर टाइम पे, सो वो फ्लो ऑफ वाटर दे सके। देन राहत एनिमल्स को यूज किया जाता था जिसकी वजह से वो ये घूमते थे तो वो भी घूमते थे और उसकी वजह से रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे पानी दिया जाता था। सो दिस वर द ट्रेडिशनल मेथड। क्लियर? अब अभी के जमाने में ट्रेडिशनल मेथड नहीं चलते तो मॉडर्न मेथड आता है। सो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन जिसमें दो है, स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर क्या होता है, मेन चीज, स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर देखो हर एक छोटे छोटे जगह पे दूर दूर थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर वो क्या करते हैं, पानी को एक फाउंटेन के थ्रू स्प्रिंकलिंग करते हैं। फिर दूसरा जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, वो उन दोनों के बारे में डिटेल्स हम लोग देखेंगे किस तरह से होता है। तो सबसे फर्स्ट जो है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर एक इस तरह से पूरा पंप होता है, मतलब रोटेटिंग पंप मैं बोलूंगा, वो हर एक डिस्टेंस पे कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं पाइप्स के ऊपर। तो जैसे ही वो ऑन होता है तो ये शटर जो ऑन हो जाता है और इसमें से पानी फ्लो होना बाहर होता है और वो घूमता है पूरा। देखो कहीं कहीं पे घूमने वाला होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब जगह घूमने वाला हो, बट फिक्स इंटरवल पे। तो जब जब पानी चाहिए तो वो तुरंतली इजी वे में पानी डाल सकता है। क्लियर? दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। अनइवन लैंड जहां पे पानी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होता है वहां पे हम लोग यूज करते हैं इसको। क्लियर? देन व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर बहुत फुल प्रेशर के साथ पानी को अलाउ करते हैं विद पंप, इट एस्केप्स फ्रॉम रोटेटिंग नोजल। तो रोटेटिंग नोजल से पानी बाहर आ जाता है। सो वो आराम से हर जगह स्प्रिंकल करता है, ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है। कैसे लगता है बारिश, क्योंकि आप लोग ने देखा होगा फाउंटेन के नीचे आप खड़े हो जाते हो कैसा लगता है, शावर के नीचे आप नहीं तो ऐसा लगता है बारिश गिरी। सेम थिंग हैपेंस। सो इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स एज इफ इट इज रेनिंग। पूरे क्रॉप्स के ऊपर ऐसे पानी गिराता है जैसे लगता है कि बारिश गिर रही, तो और अच्छे से प्रॉपर वे में सब जगह स्प्रिंकलिंग हो जाता है। तो ये तो था स्प्रिंकलर सिस्टम। सेकेंड मेथड जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। क्या है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम? जिसके अंदर इस तरह से पाइप प्लांट्स के एकदम नजदीक रूट्स जहां होते हैं वहां पे होता है और वहां पे एक एक बूंद बूंद करके पानी गिराया जाता है। और ये बहुत हेल्पफुल मेथड है जहां पे पानी की कमी है एक्चुअली। इसमें पानी का वेस्टेज नहीं होता क्योंकि बूंद बूंद पानी जहां पे रूट से वहीं पे गिर रहा है, सो पानी का वेस्टेज नहीं होगा खास तौर पे। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे पानी की कमी होती है वहां पे ये मेथड यूज करना चाहिए ताकि पानी की कमी ना हो। क्लियर? सो in this system the water falls drop by drop directly near the roots. ये दिख रहा है directly near the roots drop by drop. So it is called as drip system या drip irrigation system. Clear? It is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees. सबसे बेस्ट टेक्निक है कि फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स और ट्रीज। और ऑल्सो वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसके अंदर पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता क्योंकि सही जगह पे गिर रहा है और रेगुलर टाइम पे। इट इज बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। जहां पे पानी की कमी है वहां पे तो ये एक वरदान के तौर पे है क्योंकि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से पानी बहुत बच जाता है, इसलिए उनको एक वरदान के तौर पे है कि वो अगर पानी की कमी है तो इनको यूज करें। क्लियर है? समझ में आया? तो इस पार्ट के अंदर हमने देखा कि किस तरह से हम लोग मैन्योर वगैरह ऐड कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग इरिगेशन करते हैं, वो सब डिटेल थी। नेक्स्ट हम लोग पार्ट 4 की तरफ जाएंगे। क्लियर? सो इन पार्ट 4 वी विल डिस्कस अबाउट जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स हो चुके हैं आपके, रिमेनिंग 3 स्टेप्स बचे, दैट इज प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। उनके बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स या प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज एंड एक होता है एनिमल हस्बेंड्री। जिस तरह से प्लांट्स को हम कल्टीवेट करते हैं वैसे एनिमल्स का जो ध्यान रखते हैं दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे 4th पार्ट के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच। पार्ट 4 का वेट करो, आप लोग को पार्ट 4 भी कंप्लीट मिलेगा और पार्ट 4 के साथ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि टोटली 4 पार्ट्स के अंदर ये चैप्टर डिवाइड किया था मैंने। सो
आप पूरा चैप्टर देखें और इसके बेस पे आपको पूरा पढ़ना है, प्रॉपरली समझना है, इट विल बी हेल्पफुल टू यू। और आपको पता ही है हम लोग टेस्ट लेते हैं, तो आपको हर एक चीज समझ में आती है तो भी कमेंट करना है, नहीं आती है तो सजेशन दीजिए कि क्या करूं मैं, कि आप लोग को हर एक चीज प्रॉपरली समझ में आए। सो हर एक चीज मुझे बताओ, समझ में आ रहा है तो भी हाँ लिखो कि अंडरस्टूड प्रॉपरली, नहीं आ रहा है तो भी आप सजेशंस दो, हाँ कोई चीज प्रॉब्लम है कमेंट करो, मैं आपको आंसर दूंगा, सॉल्यूशन निकालूंगा, क्योंकि हमारा मेन मोटो ही वो है, आस्क द डाउट एंड गेट द सॉल्यूशन। सो खुद भी बने रहो हमारे साथ और दूसरों को भी ये लेसन्स फॉरवर्ड करो ताकि वो भी सीख सके। सो थैंक यू वेरी मच।